हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। और आज का जो सेशन मेरा बनाने का मेन पर्पस है, क्योंकि मेरे को कई सारे स्टूडेंट मेरे को बार बार कमेंट करके बता रहे थे जो अभी मतलब फोर्थ सेम में सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम मीन्स फोर्थ सेम में बता रहे थे कि सर हमारा जो सिलेबस है उसको कैसे भी मतलब वीडियो वगैरह बना के थोड़ा कंप्लीट कर दे तो हमारे लिए अच्छा होंगे। और वो जो स्टूडेंट थे सारे के सारे हिंदी मीडियम के थे, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में मैक्सिमम जो स्टूडेंट होता है हिंदी मीडियम का होता है और उन्हें क्या होते हैं उसका जो मटेरियल है वो प्रॉपर मिल नहीं पाता, इसलिए एग्जाम को अच्छे से क्रैक भी नहीं कर पाते। और उसके बाद भी क्या हुआ, आजकल जो कॉलेज में जो पैटर्न है सिलेबस है उसको चेंज कर दे। उसमें ऑब्जेक्टिकल क्वेश्चन आता है, आपका 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, 3 नंबर, 0.5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। तो हिंदी मीडियम वालों को बहुत दिक्कत जाता है। तो उन लोग बता रहे थे कि सर हमारे भी मतलब इसको थोड़ा कंप्लीट कराने का कोशिश करिए। तो मेरा भी थोड़ा एग्ज़ाम है तो मैं कोशिश करूँगा कि हर 1-2 दिन के इंटरवल में मैं सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करने का। तो सबसे जो पहला जो सिलेबस में दिया है वो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दिया है, जो आपका रबी क्रॉप दिया है, तो वही से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपसे आपका जो फ्रेंड है जो अभी सेकेंड ईयर सेकेंड सेम में मीन्स फोर्थ सेम में स्टडी कर रहा है, ठीक है, अभी तक उनका शायद वो सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो उन्हें भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिन्हें उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम की दृष्टि से। और सारे के सारे हम कोशिश करेंगे हिंदी में मतलब देने के लिए। और जो वीट जैसे हम वीट का कल्टीवेशन स्टार्ट करेंगे तो वीट का ऑलरेडी मैं इंग्लिश में पहले से अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, मैं वहाँ पे लिंक डाल दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर जिससे उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो। और वीट बहुत ही लंबा क्रॉप है, इसको हम एक सेशन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, 2 सेशन इसके लिए चाहिए। तो आज हम आधा करेंगे, कल और इसके बाद जो भी अपलोड करेंगे वो आधा रहेगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जो भी मैं वीडियो का अपलोड करूँ वो तुरंत आपके पास पहुँच सके, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन। इसलिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए बहुत कुछ मैंने बता दिया हो, एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलो चलिए आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट जो आपका सिलेबस में दिया है उसमें वेट दिया है, ठीक है, उसी से स्टार्ट करेंगे। मीन्स गेहूँ दिया है, ठीक है। तो गेहूँ का जो वनस्पति नाम है वो आपका ट्रिटिकम एस्टिवम। एक एक चीज़ पॉइंट करते जाएंगे क्योंकि आपका अभी 0.5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, खाली स्थान आता है, सही जोड़ी आता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका फैमिली की कुल की बात करें तो ग्रेमी नहीं है, इसका नया नाम है पोएसी, ठीक है। दोनों याद रखेंगे, ऑप्शन में आपका ग्रेमिनी पोएसी और बोथ भी दे सकता है। आप देखेंगे आप सोचेंगे ग्रेमिनी है, बट ऐसा नहीं है, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी एशिया है, जो कहाँ पे तुर्की में है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद गेहूं विश्व का स्टेबल खाद्यान्न है। गेहूं जो है वो हमारे वर्ल्ड का क्या है, स्टेबल फूड है, खाद्य है, इसीलिए गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ सकता है कि अनाजों का राजा या किंग ऑफ सीरियल किसे कहते हैं, तो किंग ऑफ सीरियल आपका व्हीट मीन्स गेहूं को कहा जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट। आगे बात करें हम लोग, यहाँ पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग लिखा है, ये पुराना बुक है तो ये डेटा गलत है, ठीक है। अभी जो है अभी फर्स्ट पोजीशन है, बता रहे हैं कि भारत, ठीक है, हमारा जो इंडिया है गेहूं के क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा है, फर्स्ट, अभी फर्स्ट है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, अभी फर्स्ट है, ठीक है। पहले पुराना बुक है तो इसमें सेकंड लिखा है, तो सेकंड नहीं लिखेंगे आप, वर्ल्ड की जब विश्व की बात करेंगे तो वो हमारा जो इंडिया है वो फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर बात करें, ये तो हम वर्ल्ड के केसेस में बात कर लिए। अब हम बात करें कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का धान के बाद दूसरा स्थान है, ठीक है। ये आपका भारत की कंडीशन में, ठीक है। यदि इंडिया की कंडीशन में बोलेंगे तो हमारा जो गेहूं है धान के बाद है, पहला धान का पोजीशन है, उसके बाद गेहूं का पोजीशन है। अब विश्व में बोलेंगे तो आपका कौन सा है, फर्स्ट पोजीशन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें कि जो भारत एक मिनट है, तो आगे बात करें भारत में क्षेत्रफल क्रमशः, अच्छा भारत में हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, इंडिया में यदि गेहूं का हम क्षेत्रफल देखें तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है, ठीक है। तीनों पोजीशन याद रखेंगे, कम से कम फर्स्ट पोजीशन किसका है वो आप याद रखेंगे एरिया की दृष्टि से भारत में गेहूं का, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसका उत्पादन की बात करें, ठीक है, वो क्षेत्र है। अब उत्पादन, उत्पादन में भी आपको उत्तर प्रदेश पहला है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है, ठीक है। कम से कम फर्स्ट पोजीशन किसका है उसको जरूर याद रखेंगे। आगे बात करें प्रति हेक्टर उत्पादकता, अब प्रोडक्टिविटी, पहले हमने एरिया देख लिया, दूसरा हमने उत्पादन देख लिया, अभी उत्पादकता मतलब पर यूनिट में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादकता उसको बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है।
इसका पहला पोजीशन है आपका पंजाब में। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि गेहूं का प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, या पहला स्थान कहाँ किसका है। ठीक है, तो गेहूं का प्रोडक्टिविटी का जो पहला स्थान है वो आपका पंजाब में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, इसके दाने या आटे में ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, गेहूं के दाने में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटिन पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया था। ये केवल आपके सेकेंड सेम का ही नहीं, मतलब सेकेंड ईयर सेकेंड सेम का ही नहीं, बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ नोट करते जाएंगे। आगे बोलते हैं कि जो चपेती बनाने के लिए आवश्यक, जो चपेती बनाने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या पाया जाता है, गेहूं के प्रोटीन में आपका ग्लूटीन पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें, आगे है आपका ग्लूटीन बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाल सकती है। जो आपका गेहूं में जो ग्लूटीन होता है वो छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, आगे गेहूं के जो पुष्पकरण मीन्स इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइक कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आप लोगों का भी अभी ऑब्जेक्टिकल क्वेश्चन आता है, उसमें पूछ सकते हैं, खाली स्थान में भी पूछ सकता है। आगे बात करें, गेहूं के बीज जो सीड है उसको क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस कहा जाता है। आगे गेहूं में बौनापन के लिए उत्तरदायी जीन, जो गेहूं में जो नाटापन है, जो बौनापन है, पहले गेहूं कैसा होता था आपका, टॉल रहता था, लंबे लंबे, बट उसको जब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया तब टॉल जो आपका क्या आया, डॉर्फ वेराइटी है, मीन्स बौनेपन आया। तो वो जो बौनेपन है उसके लिए कौन सा जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका जो नॉरिन 10 है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है गेहूं के बौनापन के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था। आगे बात करें, भारत में उगाए जाने वाला गेहूं मैक्सिकन सेमी डॉर्फ है। ठीक है, जो हमारे भारत में जो गेहूं उगाया जाता है वो कौन सा है, सेमी डॉर्फ है। ठीक है, मैक्सिकन जो वैरायटी है उसका सेमी डॉर्फ वैरायटी को हमारे इंडिया में ग्रो करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बता रहे कि गेहूं में दाना चारा का अनुपात कितना होता है। गेहूं में जो आपका दाना होता है, सीड होता है, जो चारा होता है, जो फॉडर, उसका रेशियो कितना होता है, तो 1:1.5 होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट आप याद करते जाएंगे और नोट भी करते जाएंगे। सारे के सारे ये आपका कुछ टू दी पॉइंट में है, आपका एक नंबर में भी आ सकता है, खालिस्तान में भी आ सकता है और सही विकल्प में भी आ सकता है। आगे बात करें, गेहूं के बीज का परीक्षण, टेस्ट वेट, इसका जो टेस्ट वेट होता है गेहूं का, टेस्ट वेट मीन 1000 दाने का वजन कितना होता है। ठीक है, तो 1000 जो गेहूं होता है उसका दाने का वजन होता है 40 ग्राम। तो टेस्ट वेट याद रखेंगे जिसमें 1000 दाने का वजन लिया जाता है, और गेहूं का 1000 दाने का वजन कितना होता है, 40 ग्राम होता है। ठीक, आगे बता रहे हैं कि जबकि गेहूसा क्या है, एक खरपतवार है जिसका बॉटनिकल नेम है फेलेरिस माइनर है। ठीक है, इसका परीक्षण, इसका जो टेस्ट वेट है वो कितना है, 2 ग्राम है। बस 2 ग्राम में इसका 1000 दाने का जो आपका वजन है वो केवल और केवल 2 ग्राम है। किसका, फेलेरस माइनस मीन्स गेहूसा। इसको गेहूं का मामा भी बोलता है, गिल्ली डंडा भी कहा जाता है, कई सारे नाम से इसको पुकारते हैं। ठीक है, आगे बात करें, आगे है गेहूं के कुछ स्पेसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, गेहूं की निम्न प्रजातियां, ट्रिटिकम स्पेसीज। ठीक है, ट्रिटिकम स्पेसीज, स्पेसीज में आपका कई सारे आ सकता है, कौन कौन सा आएंगे एक एक करके हम देखेंगे। तो भारत में उगाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिप्लॉयड। ठीक है, डिप्लॉयड मीन्स जो गेहूं जो डिप्लॉयड होते हैं उसका जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम नंबर है, वो आपका 2n इक्वल टू कितना होता है, 14 होते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक ऐसा तो डिप्लॉयड है, नाम से समझ में आ रहा है, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो आपका टेटिकम मोनोकोकम है। ठीक है, डिप्लॉयड का। ठीक है, याद रखेंगे, आइन कॉर्न। ठीक है, यह है इसका आइन कॉर्न, उसका क्या है, टेटिकम मोनोकोकम कैसे है, डिप्लॉयड है। क्रोमोसोम कितना है, एक एक चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवल आपका सेमिस्टर नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। आगे बात करें आपका टेट्रापोलाइड। ठीक है, पहले हमने डिप्लॉयड का पढ़े, अभी टेट्रापोलाइड जो गेहूं होता है उसमें दो प्रकार से है। एक आपका ट्रिटिकम डाइकोकम जिसको बोलते हैं इमर गेहूं, याद रखेंगे, ट्रिटिकम डाइकोकम को क्या बोलते हैं, इमर गेहूं, दोनों नाम याद रखेंगे, दोनों से ही पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका जो क्रोमोसोम नंबर मीन गुणसूत्र है 2n इक्वल टू 28 होते हैं। यहाँ कैसे होते हैं, चतुर्गुणित गेहूं है मीन्स टेट्रापोलाइड है। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में भी टर्मिनोलॉजी को देखते रहेंगे तो धीरे धीरे ज़्यादा इंप्रूव होते जाएगा। आगे बात करें, यहाँ उपमा बनाने के लिए उपयुक्त है, ये पूछा गया था कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि उपमा बनाने के लिए कौन सा स्पीसीज का यूज़ करते हैं, तो आपका ट्रिटिकम डाइकोकम का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र है,
कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें, एक और वैरायटी है जिसका है मैकरोनी या कठिया गेहूँ बोलते हैं, ट्रिटिकम डूरम। ठीक है, ये जो आपका साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है, इसको ज़्यादा आप रिफर करेंगे, ये इसी को ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, ट्रिटिकम डूरम के बारे में क्या लिखा है। सो ट्रिटिकम जो डूरम है उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो आपका 2n = 28 है। ठीक, यहाँ चतुर्गुणित मीन्स टेट्रापोलाइड वेट होते हैं। इस गेहूं की प्रजाति से जैसे सूजी हो गया, सेवाई हो गया, ये सब बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये यूज़ याद रखेंगे ट्रिटिकम डाइकोकम और ट्रिटिकम डूरम दोनों का ही। ठीक है, ट्रिटिकम डाइकोकम का किस में, तो आपका उपमा बनाने के लिए, और ट्रिटिकम डूरम का सूजी सेवाई बनाने के लिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। आगे, भारत में कुल गेहूं के क्षेत्रफल का 12% क्षेत्र में, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ भागों में इस प्रजाति की खेती की। कितना परसेंट, तो 12% याद रखेंगे। ट्रिटिकम जो डूरम है उसका 12% खेती किया जाता है हमारे भारत में। अब कौन कौन से क्षेत्र में, एक दो याद रखेंगे जो मोस्ट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, आप जब मैप का स्टडी करोगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा, मध्य प्रदेश के आसपास ही राजस्थान है, राजस्थान के वहीं पे क्या है आपका गुजरात, ये सब वेस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, महाराष्ट्र भी उसी के बगल में है। जब तक आपको जो मैप है उसका स्टडी अच्छे से नहीं होगा तो आप इन नाम कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए पहले एक बार मैप को स्टडी कर लेना। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वेस्टर्न पार्ट है, कौन सा ईस्टर्न पार्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बता रहा है कि हेक्सापोलाइड, तो हेक्सापोलाइड में क्या बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है हेक्सापोलाइड ना, एक एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है गेहूं का, क्योंकि ये वर्ल्ड का स्टेबल फूड है। ठीक है, तो हेक्सापोलाइड में सबसे पहले देखेंगे हम लोग ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहा जाता है, ब्रेड व्हीट भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n = 42 आता है, 42 आता है। कभी कभी इसका जीनोम भी पूछा था, तो याद रखेंगे इसका जो जीनोम होते हैं क्या, AABBD होते हैं। हेक्सापोलाइड जो होता है ना आपका, जो ब्रेड बीट होता है, इसका जो जीनोम होता है वो आपका क्या होते हैं, AABBDD, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे यदि हेक्सापोलाइड की जगह आपका को जैसे ट्रिटिकम डाइकोकम या डूरम, इससे पहले जो हम लोग देखे वो आपका टेट्रापोलाइड है, जब टेट्रापोलाइड की बात करेंगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, AA और BB हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, जीनोम भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करें कि इसका क्रोमोसोम तो हो गया, उसके बाद इसे मैक्सिकन बौना गेहूं भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिकन बौना गेहूं, क्योंकि ये कहाँ से लाया गया, मैक्सिको से ही लाया गया था। इसकी खेती भारत में 87% क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि आपका जो हेक्सापोलाइड में जो ट्रिटिकम एस्टिवम है वो कितना प्रतिशत एरिया में खेती किया जाता है, तो 87%। ठीक है, आपने पहले ट्रिटिकम डूरम में भी पढ़े कि 12% है। जितना एरिया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बताते हैं कि यहाँ चपेती व ब्रेड उत्पादन बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, क्या क्या बनाने के लिए, ब्रेड और चपाती। ठीक, आगे पहले हम लोग उपमा देख चुके हैं, सेवाई देख चुके हैं, सूजी देख चुके हैं, अभी क्या है, चपेती और ब्रेड बनाने के लिए यहाँ विदेशी से इंट्रोड्यूस गेहूं की ये जो स्पेसीज है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम है, ये विदेशी है। ठीक है, भारत के बाहर से इसको लाया गया है। ठीक है, कहाँ से, मैक्सिको से। ठीक है, इसको इसलिए मैक्सिको डॉर्फ व्हीट भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें, आपका हेक्सापोलाइड का जो दूसरा स्पेसीज है वो आपका है भारतीय बौना गेहूं, जिसको बोलते हैं ट्रिटिकम एस्फेरोकोकम बोलते हैं। इसकी खेती उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के सीमित क्षेत्र में की जाती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ एरिया है जहाँ पे आपका ट्रिटिकम एस्फेरोकोकम का जो खेती है किया जाता है। ठीक है, यहाँ प्रजाति कम उत्पादकता है, क्या है, इसका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होते हैं, एवं रोगों के प्रति संवेदनशील ज़्यादा होने के कारण भारत में सीमित क्षेत्र में इसको उगाई जाती है। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। आगे बात करें, जो तीसरा स्पीसीज है ट्रिटिकम बल्गियर है। ठीक है, ये जो स्पीसीज है आपको अच्छे अच्छे जो बुक है ना इंग्लिश वाला उसमें भी नहीं मिलता है। जो स्पीसीज हर बुक में आपका एक ही स्पीसीज रहता है, ट्रिटिकम आपका एस्टिवम रहता है, और जो ट्रिटिकम एस्फेरोकोकम है और ट्रिटिकम बल्गियर नहीं रहता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका कुछ किस्म है, जैसे आपका वेराइटी आपका C306 हो गया, K65 हो गया, ये सब इसका वेराइटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका जो नॉरिन 10 है, जो बौनापन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो जीन है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है
किसके प्रति, बौनापन के लिए। कौन सा, नॉरिन 10, पहले भी हम लोग एक पेज में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या बता रहा है यहाँ। गेहूं की पहली बौनी जीन है, ठीक है। गेहूं का सबसे पहला जो बौना जीन है कौन सा है, नॉरिन 10 है, जो कौन लाया था, डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा मेक्सिको 1960 में विकसित की गई थी, ठीक है। डॉक्टर जो नॉर्मन ई बोरलॉग है उनके द्वारा क्या गया था, ये जो आपका नॉरिन 10 जीन है इसका विकसित किया गया था, ठीक है। आगे बात करें, भारत में सर्वप्रथम 1963 में बौनी किस्म जैसे आपका सोनारो 63 है, सोनारो 64 है, व लर्मा रोजो का आयतित कर व्यावसायिक रूप से खेती की गई, जिनके रिकॉर्ड उपज उत्पादन के कारण 1960 मतलब 1966 टू 1967 में हरित क्रांति संभव हो पाई है, ठीक है। यही जो वैरायटी था, इसी के कारण क्या होता, आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं हरित क्रांति, ठीक है। इसीलिए जो एनी बोरलॉग है उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये वर्ल्ड के केसेस में है। यदि इंडिया में पूछा कि आपका हरित क्रांति का पिता भारत में कौन है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, ठीक है। और वर्ल्ड के केसेस में डॉक्टर NE बोरलॉग है, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होगा। और कौन कौन से वैरायटी जो रिस्पॉन्सिबल था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, तो सोनारो 63, सोनारो 64, लर्मा रोजो, ये सब जो वैरायटी था ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स हरित क्रांति के लिए जो लाया था, इन्हीं वैरायटी के लिए लाया था, ठीक है। तो ये बहुत कई बार मतलब एग्जाम में पूछा गया था आपका वैरायटी, ठीक है। तो चलिए इस आगे देखते हैं। और तो आगे कुछ वैरायटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वैरायटी एग्जाम में कई बार पूछा गया था, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिकल क्वेश्चन कर दिया। तो सिंगल जीन जो डॉर्फ जो वैरायटी है कौन कौन सा है, आपका सोनालिका है, ठीक है। फिर आपका लर्मा रोजो 64 है, सुजाता, ये सब आपका सिंगल जीन डॉर्फ है। कम से कम 2-4 सिंगल जीन जितना 3 वैरायटी थे तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डबल जीन डॉर्फ जो वैरायटी की बात करें, किस्म की बात करें, उसमें से प्रताप हो गया, सोनारो 64 हो गया, छोटी लर्मा, कल्याण सोना, ठीक है, अर्जुन हो गया, लोक ऑन जनक हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट वैरायटी। इसके अलावा जो है उसको भी आप याद कर सकते हो, बट इतना मेन जो वैरायटी है उसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करें, आपका जो ट्रिपल जीन जो बौनी किस्म है, ठीक है, कौन कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, कौन कौन सा है, तो हीरा मोती लाल बादशाह, एकदम ईजी है। अब ये 1970 में इसका इंट्रोड्यूस किया गया था, याद रखेंगे। जो ट्रिपल जो जीन जो बौना किस्म है उसका इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1970 में। यहाँ पे डेटा नहीं दिया तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था। वैरायटी कौन है, हीरा मोती लाल बादशाह, ठीक है, हीरा मोती लाल बादशाह एकदम ईजी वाला है। आगे बात करें, जो डूरम या कठिया बोलते हैं गेहूं के कुछ किस्म है, ठीक है। डूरम का कौन कौन सा है देखते हैं आगे, ठीक है। तो डूरम में क्या दिया है आपका, राज 911 है, जयराम है, मेघदूत है, उसके बाद गिरिजी है, गिरिजा है, ठीक है। ये सब कुछ वैरायटी उतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी यदि आपको याद रहता है तो याद कर लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। ऊपर में जो देखे हम लोग सिंगल डबल और ट्रिपल, वो जो वैरायटी था वही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आगे बात करें, गेहूं की प्रचलित किस्म, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ वैरायटी, ठीक है। जैसे गेहूं की प्रचलित किस्म, जैसे राज 3665, ठीक है। पीछे मतलब यदि आपने लेट हो गया, ठीक है, बुआई के लिए, तो उस टाइम क्या करेंगे, इस वैरायटी का आप वहाँ पे अडोप्ट कर सकते हो। लोक ऑन है, राज 3077 है, राज 3777 है, ठीक है। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मलबिया है, याद रख सकते हैं, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट है, फिर भी याद रखने से कोई दिक्कत नहीं है यदि आपको याद होता है। यदि याद नहीं होता कम से कम वो जो सिंगल आपका फिर डबल ट्रिपल उतना वैरायटी आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से और कुछ वैरायटी, सुजाता वैरायटी है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये मुक्ता है ना, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मुक्ता सुजाता, ठीक है। आगे देखते हैं उसका क्लाइमेट, ठीक है, उसका जलवायु कैसे चाहिए, गेहूँ के खेत के लिए जलवायु कैसी होना चाहिए। तो जलवायु की बात करें हम लोग, तो ठंडी व नम शीतोष्ण कैसा चाहिए आपका जलवायु चाहिए, कैसे, तो ठंडी व नम शीतोष्ण मीन्स टेम्परेट की आवश्यकता उसके जलवायु के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। आगे बात करें कि इसका जो वनस्पति वृद्धि के लिए ठंडी व नम चाहिए, इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसके लिए कैसा चाहिए आपका, ठंडी कूल चाहिए और नम चाहिए, मॉइस्ट चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वेजिटेटिव जो ग्रोथ है गेहूँ, उसके लिए कैसा क्लाइमेट की आवश्यकता, जलवायु को, तो आपका ठंडी व नमी होना चाहिए, ठीक है।
आगे बात करें अंकुरण के लिए ताप, ये कई बार एग्जाम पूछा गया था कि गेहूं के अंकुरण के लिए कितना डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होता है, तो आपका 20 से 25 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है दिख नहीं रहा है, एक मिनट ना। हाँ, उसके बाद बता रहे फूटन के लिए उपयुक्त तापमान, मतलब उसका जो आप क्या लगाए, सीड लगाए, उसका फूटने ब्रेक होने के लिए कितना टेम्परेचर आपका 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, एवं दाना बनने के लिए ग्रीन का फॉर्मेशन के लिए आपका 23 से 25 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, और एक इष्टतम मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें कि गेहूं के एवरेज कितना टेम्परेचर, तो 20 से 25 होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें दाने बनते समय गर्म व शुष्क मौसम उपयुक्त रहता है। ठीक है, अब जब इसका दाने बनेगा, ठीक है, पहले तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कैसा चाहिए था आपका, ठंडी व नम चाहिए था, बट जब दाने बनते हैं तब उसको कैसे चाहिए, गर्म चाहिए और साथ ही साथ शुष्क मौसम चाहिए। ठीक है, इसके साथ एक चीज़ याद रखेंगे, गेहूँ जो है आपका C3 प्लांट है, साथ ही साथ लॉन्ग डे प्लांट है, C3 है और लॉन्ग डे है। ठीक है, याद रखेंगे, लिख देते हैं ना, कैसे है प्लांट, C3 प्लांट है और लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट है कौन, गेहूँ, याद रखेंगे। बात करें उसके कैसे सोइल की आवश्यकता होता है, मृदा की कैसा, तो दोमट जो मृदा होता है उसमें बहुत ही अच्छा गेहूँ का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे बात करें इसमें सीड रेट, जो बीज का जो दर है कितना चाहिए गेहूँ में, सामान्य आप बुआई करें तो उसके लिए 100 kg पर हेक्टेयर चाहिए। ठीक है, असिंचित क्षेत्र मतलब अनइरिगेटेड एरिया है, या आपने क्या कर रहे हैं पीछे पछेती पछेती मतलब लेट में बुआई कर रहे हैं। ठीक है, या तो आपके पास सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, या तो बारिश नहीं हो तो लेट से सिंचाई कर रहे हैं, मतलब लेट से, अब बारिश नहीं हो रहा है तो असिंचित क्षेत्र है, अब उसके लिए आपको बारिश का इंतजार करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में सीड की मात्रा 125 करना पड़ता है, या लेट सोइंग बोल सकते हैं सीधी सी। ठीक है, उसका डिवलर द्वारा यदि आप लगाएंगे गेहूं का, तो आपका कितना चाहिए, 25 से 30 kg पर हेक्टर आपको सीड रेट चाहिए। ठीक, अभी स्पेसिंग की बात करें, पौधों से पौधे, कतार से कतार की दूरी कितना होना चाहिए। ठीक है, तो कतार से कतार की जो दूरी है वो आपका 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पौधों से पौधों की दूरी बताएंगे तो 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। ठीक, आगे बात करें कि जो बौने किस्म होते हैं, ठीक है, बौने किस्म में गहराई कितना रहना है, कितना गहराई पे हमें लगाना चाहिए, तो 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे हमें लगाना चाहिए। ठीक है, अब हमने ऊपर में सिंगल जीन और डबल जीन और ट्रिपल देखे थे। ठीक है, तो जो सिंगल है मीन्स एक जीन बौनी जो किस्म है उसके लिए 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे पे लगाएंगे, दो जीन वाले को कितना लगाएंगे हम लोग, 4 से 5 सेंटीमीटर, और ट्रिपल जीन वाले किस्म में हम लोग कितना 3 से 4 सेंटीमीटर दूरी में लगाएंगे, मतलब दूरी नहीं गहराई पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जैसे जैसे आपका जीन बढ़ता जाएगा, जैसे ट्रिपल टेट्रा होते जाएगा, वैसे वैसे आपका जो गहराई है वो कम होते जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें कि सिंचित क्षेत्र, जहाँ पे हमारे पास क्या है सिंचाई का व्यवस्था है, वहाँ पे बीज को 5 सेंटीमीटर से अधिक गहरा ना बोए। ठीक है, कम से कम 5 होना है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इतने में आप मतलब क्या कर सकते हैं, सोइंग कर सकते हैं। ठीक है, अब सोइंग का टाइमिंग देखते हैं कि कब कब इसका बुआई करना चाहिए, कब कब उपयुक्त है। ठीक है, इसका मौसम कैसा है। ठीक है, तो नवंबर के प्रथम पखवाड़ा, ठीक है, मीन्स 1 से 15 नवंबर में बुआई हेतु उपयुक्त समय है। सबसे बेटा टाइम क्या है, ठीक है, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। ठीक है, प्रथम पखवाड़ा नवंबर के सबसे उपयुक्त समय है। ठीक है, अब लेट हो रहा है तो आप 15 दिसंबर तक कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। आगे बात करें, गेहूं में अधिक उत्पादन हेतु क्रॉस बुआई करते हैं। ठीक है, गेहूं में प्रोडक्शन को ज़्यादा लेने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस बुआई करते हैं। आगे हम बात करें विधि, कौन कौन से ऐसे विधि है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, गेहूं का बुआई करते हैं। ठीक है, तो एक है आपका ड्रिलिंग, जो आपका सीड ड्रिल से करेंगे। ठीक है, सीड ड्रिल में जिसमें खाद और बीज एक साथ ही आपको मशीन के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद फर्टी कम सीड ड्रिल, ठीक है, बुआई का सर्वश्रेष्ठ विधि है, इसमें भी वही क्या करते हैं, आपका मशीन होगा। ठीक है, सीड ड्रिल हो गया, आप लोग कॉलेज गए होंगे तो देखे होंगे सीड ड्रिल कैसा दिखता है। ठीक है, उसका फर्टी कम सीड ड्रिल, ठीक है, इसमें भी मशीन द्वारा करते हैं, एक में फर्टिलाइजर रहता है, एक में सीड रहता है। ठीक है, इस पाइप के द्वारा क्या होता है, ये आपका खेतों में जो डिप होगा, जो आपका क्या बोलेंगे उसको, फॉरो, उसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, आगे बात करें ब्रॉडकास्टिंग मीन्स, ये तो एकदम इजी विधि है, सब जानते हैं, छिड़काव करते हैं इसमें, सीधे बीज को लेंगे और पूरा खेत में क्या कर देंगे, छिड़काव कर देंगे। इस विधि में अधिक बीज लगता है, कम से कम 125 kg पर हेक्टर के हिसाब से बीज की मात्रा आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं।
ठीक है। तो आगे जो चौथा मेथड है वो आपका डिवलिंग द्वारा है। ठीक है, इसमें 25 से 30 केजी बीज पर हेक्टर आवश्यकता होती है। ठीक है, एवं डिवलर की सहायता से एक एक बीज को बोया जाता है। ठीक है, डिवलर की सहायता से क्या करेंगे हम लोग, एक एक बीज को इसमें इनपुट करेंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि यदि आपके पास एकदम सीड का जो क्वांटिटी है कम है तो आप कौन सा विधि का यूज़ करेंगे, तो आपका डिवलिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे जो मेथड है आपका हल के पीछे बीज डालना। ठीक है, हल के पीछे क्या करना, बीज डालते जाना है। ठीक है, ये तो देसी वाला गांव में जो भी है उसको पता है कैसे डाला जाता है। या दो प्रकार के होता है। ठीक है, एक केरा मेथड और एक पोरा मेथड। ठीक है, पूछा जाता है केरा मेथड और पोरा मेथड किससे रिलेटेड है, तो आपका किससे है, वेट मीन्स गेहूं से। केरा मेथड में क्या होते हैं, इस विधि में बीज हाथ से हल द्वारा बनाए गए कूड़ में डालते हैं तथा यह विधि बीज की मात्रा कम होने की स्थिति में किसान के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आपके पास बीज कम है तो उस कंडीशन में आप ये जो डिवलिंग है इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए नंगल से क्या करते हैं, जो देसी पुलाव देसी जो हल होता है उसकी तरह ऐसा लाइनिंग बनाते हैं और इसके बीच में क्या है, हाथ से क्या करते हैं किसान लोग, यहाँ पे ऐसे सीड डालते जाता है। ठीक है, ऐसे लाइन लाइन में सीड डालते जाएगा डिस्टेंस में। तो ये जो मेथड है ये आपका कौन सा है, केरा मेथड है। ठीक है, सेकेंड बात करें हम लोग पोरा मेथड। इस विधि में बीज हाथ से ना डालकर हल से जुड़ी नाई, ठीक है, नाई से डाला जाता है। इससे हाथ से नहीं, जो या तो फनाल होंगे या तो नाई होंगे उससे क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं सीड को। ठीक है, आगे बात करें एक नया मेथड है। ठीक है, ये नया मेथड क्या है आपका, फॉरो इरिगेटेड रेज बेड सिस्टम। ठीक है, जिसको बोलते हैं FIRB विधि। ठीक है, यह विधि, ये जो बुआई की जो विधि है कि नई विधि है। ठीक है, ये एकदम रिसेंटली विधि है बोल सकते हैं। ठीक है, नया विधि है। कौन सा है, तो आपका FIRB मीन्स फॉरो इरिगेटेड रेज बेड सिस्टम है। ठीक है, आगे बात करें हम लोग सीड का ट्रीटमेंट, इसका बीज का हम कैसे उपचार करें। ठीक है, जिससे हमें रोग कम लगे। ठीक है, गेहूं के फील्ड में, तो उसके लिए जैसे आपका कवकनाशी हो गया, मिस कवकनाशी इंसेक्टिसाइड और एजोटोबैक्टर, किससे किससे, कवकनाशी मिस आपका फंगीसाइड। ठीक है, जैसे आपका बीटावैक्स हो गया या बाविस्टीन हो गया, उसको क्या करेंगे हम लोग 3.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड के साथ क्या करेंगे, उसको पहले ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कीटनाशक का यूज़ करते हैं जिसमें क्लोरपाइरीफॉस 450 ml पर 100 केजी बीज के साथ यूज़ किया जाता है। लास्ट जो प्रोसेस होता है वो आपका एजोटोबैक्टर होता है, 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी सीड ट्रीटमेंट आया ना तो आप इसी मेथड को बताएंगे। इसको शॉर्ट में बोलते हैं FIR मेथड। ठीक है, FIR मेथड कहा जाता है, मीन्स फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। इस मेथड से सीड का ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले आप फंगीसाइड लेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड, उसके बाद ही आपका क्या लेता है, एजोटोबैक्टर। आप सीरीज याद रखेंगे, एक को ऊपर ऊपर ऐसा मत करना, फिर गलत हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले फंगीसाइड से ट्रीटमेंट करते हैं, फिर आपका इंसेक्टिसाइड, फिर एजोटोबैक्टर से किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें हम लोग फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र में क्या करना है आपको, 10 से 20 टन गोबर खाद देना पड़ता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में। उसके बाद NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की बात करें तो नाइट्रोजन 120 केजी, फॉस्फोरस 60 केजी और आपका पोटेशियम 40 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है। साथ ही साथ 25 केजी जिंक सल्फेट बुआई के समय डाला जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे नाइट्रोजन की अधिक मात्रा व फॉस्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय। ठीक है, आप क्या करेंगे, जब भी नाइट्रोजन देते हैं इसको, नाइट्रोजन को कितना भाग में देना है, 3 स्प्लिट में दिया जाता है। ठीक है, जैसे 120 केजी है तो उसको हमें 3 भाग में डिवाइड करना। पहले भाग में आधा देना है, मतलब 60 का आधा के 120 का आधा हो जाएगा 60। ठीक है, ये हमारा आधा हो गया और बचा कितना, 60। ठीक है, ये 60 को फिर 2 भाग में डिवाइड करना है, 30 और 30। ठीक है, ऐसा करके आपको यूरिया दिया जाता है। पहले में आधा देंगे और दूसरे जो आधा बचेगा उसको 2 स्प्लिट में दिया जाता है। ठीक है, और फॉस्फोरस और जो पोटेशियम उसको बुआई के टाइम ही फील्ड प्रिपरेशन में उसी टाइम पूरा के पूरे दे देता है एक साथ। बट यूरिया को हम लोग क्या करेंगे, 3 भाग में डिवाइड करते हैं, पहले में आधा और जो आधा बचता है उसको हम 2 और स्प्लिट में देते हैं, क्योंकि यूरिया का बहुत ज़्यादा लीचिंग लॉस, ठीक है, डिनाइट्रिफिकेशन, वोलेटाइजेशन होता है, इसलिए हम इसको 3 अलग अलग स्प्लिट में देते हैं। ठीक है, आगे बात करें कि तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा गेहूं की पहली व दूसरी सिंचाई के साथ दिया जाता है। पहले सिंचाई कब देंगे, पहला जो अपना नाइट्रोजन और 60 केजी था उसमें 30-30 डिवाइड कर लेंगे, उसको पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के साथ देंगे। ठीक है, ये आपका मतलब ऐसे करके जो भी NPK उसको दिया जाता है।
ठीक है। अब उसके बाद वीट कंट्रोल है, ठीक है, इसको हम आज नहीं देखेंगे, कल देखेंगे, और बहुत सारा बच्चा है, एक लेक्चर में ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है जो अभी सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी तरह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।